हेलो फ्रेंड्स। चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मारवाड़ के राठौड़ के अंदर बात करेंगे किसकी? राव सातल देव की। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर राव जोधा जो है उस राव जोधा को पढ़ लिया था। हमने यह भी बात कर ली थी कि राव जोधा जो है उन राव जोधा के दो पुत्र थे, एक का नाम था राव सातल देव और एक का नाम था राव बिक्का। राव बिक्का जो है उस राव बिक्का को जोधपुर की गद्दी छोड़नी पड़ती है, लेकिन जोधपुर की गद्दी छोड़ते समय राव बिक्का जो है वो अपने पिता से कुछ वचन लेते हैं। उन वचन का जिक्र भी हमने हमारी लास्ट क्लास में कर लिया था। वचन क्या थे? वचन ये थे कि चूंकि बड़ा पुत्र जो था वो राव बिक्का था, इसलिए राव बिक्का जो है वो बड़ा पुत्र होने के नाते जोधपुर का राज चिन्ह, जोधपुर की तख्त, तलवार, ढाल और छत्र जो है वो मांगता है कि आप यही ये चीजें जो है वो पूजनीय चीजें हैं, ये सारी की सारी पूजनीय चीजें मुझे देंगे, चाहे आप इनके बदले में गद्दी पर राव सातलदेव को बैठाएं या नहीं बैठाएं, ये आपका खुद का निर्णय है। लेकिन ये चीजें चूंकि मैं पूजनीय मानता हूं, मैं जोधपुर की माटी का हूं, मैं मारवाड़ की माटी का हूं, मैं इनको पूजनीय मानता हूं, तो ये चीजें आप मुझे दोगे। और ये वचन जो है राव जोधा से लेने के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? गद्दी पर सन 1489 ईस्वी में बैठते हैं राव सातल देव। तो सन 1489 में राव सातल देव जो है वो मारवाड़ के शासक बनते हैं। राव सातल देव लगभग 3 साल तक ही मारवाड़ की गद्दी पर बैठ पाते हैं। सन 1492 ईस्वी में राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है। एक्चुअल में घटना क्या घटित होती है कि जब राव सातल देव, अच्छा राव सातल देव जो थे इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था फूला भटियाणी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? फूला भटियाणी। फूला भटियाणी कौन थी? फूला भटियाणी राव सातल देव जो थी उन राव सातल देव की पत्नी थी और इनके द्वारा जोधपुर में एक तालाब बनवाया गया। फूला भटियाणी क्या बनवाती है? जोधपुर में फूलेलाव तालाब, फूलेलाव तालाब बनवाती है। तो राव सातल देव की पत्नी फूला भटियाणी के द्वारा जोधपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया जाता है। उस तालाब का नाम क्या है? उस तालाब का नाम है फूलेलाव तालाब। फूलेलाव तालाब किसने बनवाया? फूला भटियाणी के द्वारा बनवाया गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? फूलेलाव तालाब नाम पड़ गया। तो राव सातल देव के समय में घटना क्या घटित हुई कि राव सातल देव जो थे जब गद्दी पर थे तो उसी पीरियड के दौरान 1490 ईस्वी के दौरान घटना की बात है। 1490 में जो अजमेर था, 1490 के अंदर अजमेर जो था उस अजमेर पर मल्लू खां जो है उस मल्लू खां का अधिकार हुआ करता था। अजमेर पर किसका अधिकार था? अजमेर पर मल्लू खां जो है उस मल्लू खां का अजमेर पर अधिकार हुआ करता था। और अजमेर और मारवाड़ जो थे इन दोनों में आपस में टकराव चलता रहता था। मल्लू खां जो है उस मल्लू खां के द्वारा बरसिंह जो है उस बरसिंह को बंदी बना लिया गया। बरसिंह जो है वो भी राव सातल देव का ही भाई था, तो बरसिंह को बंदी बना लिया गया छल से, जिसकी सूचना जब सातल देव को मिलती है तो सातल देव बरसिंह को छुटा के लेके आते हैं। पीछे से क्या होता है? पीछे से मल्लू खां जो है वो वापस से मेड़ता पर हमला कर देता है। और जब मल्लू खां मेड़ता पर हमला करता है, मल्लू खां के द्वारा मेड़ता पर जब हमला किया गया तो मेड़ता पर हमले की जानकारी जब सातल देव को मिली तो सातल देव मेड़ता पहुंचते हैं। मेड़ता पहुंचने पर मल्लू खां के साथ राव सातल देव की लड़ाई होती है और इस युद्ध के अंदर मल्लू खां पराजित होता है। इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध के अंदर मल्लू खां जो है वो यहां से पराजित हो जाता है, तो मल्लू खां की दूसरी हार हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है, ये कंटिन्यूअसली मल्लू खां और राव सातल देव के बीच में बार बार युद्ध जो है वो होते रहते। तो इसी प्रकार एक युद्ध में मल्लू खां जो है उस मल्लू खां का एक सेनापति था। मल्लू खां जो है इस मल्लू खां का एक सेनापति भी था। भाई सेना लड़ेगी किसके नेतृत्व में? सेनापति के नेतृत्व में। तो मल्लू खां के सेनापति का नाम क्या था? मल्लू खां के सेनापति का नाम था घुड़ले खां। घुड़ले, माफ कीजिएगा,
घुड़ले खां कौन था? घुड़ले खां मल्लू खां के सेनापति का नाम था। घुड़ले खां की एक बेटी भी थी जिसका नाम था गिंदोली। घुड़ले खां की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गिंदोली। तो हुआ क्या कि जब मल्लू खां जो है वो युद्ध में हार रहा था, तो घुड़ले खां ने क्या किया? घुड़ले खां यहां से निकल रहा था मारवाड़ से, तो पिपाड़ नामक जगह पर उसकी जो नजर पड़ती है वो 140 कन्याओं पर पड़ती है, जो उस समय गणगौर की पूजा कर रही थी। तो घुड़ले खां के द्वारा उन 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया जाता है गणगौर पूजा के दौरान, और उनका अपहरण करके घुड़ले खां जो है वो अपने साथ ले जाता है। तब इस बात का पता राव सातल देव को चलता है कि मारवाड़ की लड़कियों का अपहरण मल्लू खां जो कि अजमेर का है, उस अजमेर के मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां के द्वारा कर लिया गया। तो राव सातल देव जो है वो अपने सेनापति को कहता है कि एक छोटी टुकड़ी तैयार करो जिसके अंदर घोड़े जो हों वो ऐसे हों कि जो हवा से बात करते हो, मतलब बहुत द्रुतगामी घोड़े जो है वो चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम उस घुड़ले खां को पकड़ सकें। घुड़ले खां के पहले हम उसके आगे पहुंच करके घुड़ले खां से उन 140 कन्याओं को क्या करा सकें, उन 140 कन्याओं को बचा सकें। तो राव सातल देव एक छोटी सेना की टुकड़ी के साथ द्रुतगामी घोड़ों पर बैठ करके घुड़ले खां का पीछा करता है। और घुड़ले खां के साथ क्या होती है? घुड़ले खां के साथ राव सातल देव की क्या होती है? लड़ाई होती है। यह युद्ध कहां घटित होता है? सन 1492 के अंदर। ये घटना सन 1492 की है। सन 1492 में एक युद्ध लड़ा जाता है, कोसाणा का युद्ध। कोसाणा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है? कोसाणा का युद्ध। कोसाणा का जो युद्ध लड़ा जाता है वो युद्ध होता है किस किस के बीच में? वो युद्ध होता है घुड़ले खां वर्सेज राव सातल देव। तो घुड़ले खां और राव सातल देव जो है इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, कोसाणा का युद्ध। और इस कोसाणा का युद्ध के अंदर जीत होती है किसकी? राव सातल देव की जीत होती है। राव सातल देव क्या करते हैं? घुड़ले खां को हरा देते हैं, उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और उसके सर को बाणों से बींध देते हैं। ठीक है, घुड़ले खां के द्वारा क्या किया कि घुड़ले खां के द्वारा जब 140 कुमारी कन्याओं का अपहरण कर लिया गया, तो राव सातल देव द्रुतगामी घोड़ों पर बैठ करके सेना की टुकड़ी के साथ युद्ध लड़ते हैं। किसके साथ? घुड़ले खां के साथ, जिस युद्ध को कोसाणा का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध के अंदर घुड़ले खां की हार होती है, घुड़ले खां मारा जाता है और घुड़ले खां के सर को उसके धड़ से अलग करके उसके सर को बाणों से बींध देते हैं। जब इस घटना का पता चलता है गिंदोली को, गिंदोली क्या है? गिंदोली जो है वो घुड़ले खां की पुत्री है। तो गिंदोली जो है वो अपने पिता का सर जो है वो मांगती है किससे? वह अपने पिता का सर जो है वो राव सातलदेव से मांगती है। क्योंकि यह घटना किस दिन हुई थी? यह घटना जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को हुई थी। यह घटना कब हुई थी? घटना चैत्र कृष्ण अष्टमी को हुई थी। तो होता क्या है, गिंदोली के द्वारा अपने पिता का सर जो है वो अपने पिता का सर मांगा जाता है किसके? किससे? राव सातलदेव से। तो राव सातलदेव के द्वारा इस सर को जब दिया जाता है तो गिंदोली जो है वो इस शर्त पर सर लेके आती है कि चूंकि घुड़ले खां के द्वारा एक नीच कर्म किया गया था, एक गलत कर्म किया गया था, कन्याओं का अपहरण किया गया था जो गणगौर की पूजा कर रही थी, तो इस घुड़ले खां की मृत्यु को, चूंकि वह कन्याएं जो थी जब मुक्त हो गई तो बहुत खुश थी कि भी घुड़ले खां मारा गया और हमारी मुक्ति हुई राव सातलदेव के द्वारा। तो गिंदोली के द्वारा एक इनिशिएटिव यह लिया गया कि उसने, गिंदोली ने बोला कि जिस दिन घुड़ले खां मारा गया है इस दिन को हम घुड़ला नृत्य के रूप में मनाएंगे, और इसी शर्त के साथ गिंदोली को अपने पिता का सर जो है वो मिलता है वापस राव सातलदेव से। तो गिंदोली कौन थी? गिंदोली अजमेर का जो सेनापति घुड़ले खां था उसकी पुत्री थी, और गिंदोली के द्वारा मारवाड़ में घुड़ला त्योहार जो है वो प्रारंभ करवाया गया। पहले राव सातलदेव से अनुमति ली और राव सातलदेव से अनुमति लेने के बाद में घुड़ला त्योहार जो है, उस घुड़ला त्योहार को किसने शुरू कराया? घुड़ला त्योहार को गिंदोली ने शुरू करवाया। तो इसने क्या किया? मारवाड़ में घुड़ला नृत्य की
शुरुआत की। मारवाड़ के अंदर अगर पूछ लिया जाए घुड़ला नृत्य की शुरुआत किसने की, तो मारवाड़ में घुड़ला नृत्य की शुरुआत करने का जो काम किया था वो घुड़ले खां की पुत्री गिंदोली के द्वारा शुरू किया गया था। पहली चीज हमारे सामने जो महत्वपूर्ण है वो ये है आई। अच्छा, दूसरी चीज यह जो घुड़ला नृत्य है, यह जो घुड़ला नृत्य, इस घुड़ला नृत्य को किया कैसे जाता है? घुड़ला नृत्य के अंदर महिलाएं जो है वो सिर पर एक छिद्रित मटका रखती हैं और छिद्रित मटका रखकर उसमें दीपक जला करके नृत्य करती हैं, जिसको घुड़ला नृत्य के नाम से जाना जाता है। और जो रूपायण संस्थान है बोरुंदा जोधपुर के अंदर, वह रूपायण संस्थान क्या करता है? इस घुड़ला नृत्य को आज भी संरक्षण प्रदान कर रहा है। और जो व्यक्ति इस घुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करने में आगे है उसका नाम कौन है? कोमल कोठारी। तो हम एक चीज यहाँ पर और लिख सकते हैं घुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायण संस्थान कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर में। घुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायण संस्थान जोधपुर के द्वारा दिया गया। अगर व्यक्ति पूछ ले तो कोमल कोठारी। ठीक है, कोमल कोठारी जो है वो व्यक्ति हैं जो घुड़ला नृत्य के संरक्षण में आगे हैं। और संस्थान पूछ ले तो रूपायण संस्थान कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर वह संस्थान है, इसका नाम क्या है? रूपायण संस्थान है। यहां तक ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि राव सातल देव जो थे वो कोसाना का युद्ध जो है, उस कोसाना का युद्ध लड़ते समय बहुत घायल हो जाते हैं। इसलिए कोसाना के युद्ध के बाद सन 1492 ईस्वी में राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है। राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है। तो राव सातल देव जो हैं, उन राव सातल देव की क्या हो जाती है? सन 1492 ईस्वी में राव सातल देव जो है, उन राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है। राव सातल देव की मृत्यु होने के बाद में जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है राव सूजा। भी पहले क्या होता था कि राजा महाराजा एक विवाह तो करते नहीं थे, कई विवाह करते थे, लेकिन राजा कौन बनता था? जो उसकी पटरानी होती थी या वह रानी होती थी जिसको राजा अधिक प्रेम करता था। तो राव सातल देव की मृत्यु, राव सातल देव कौन था? हमने आपको शुरू में बताया कि राव जोधा के दो पुत्र थे, एक का नाम सातल देव, एक का नाम बीका। लेकिन राव सातल देव के, राव जोधा के जो ये दो पुत्र थे ये उनकी उन प्रमुख रानियों से थे। इसके अलावा भी राव जोधा की और रानियां थी। तो और रानियों से जो पुत्र थे उसमें से एक का नाम हमने अभी आपको बताया, वरसिंह बताया था, जो राव सातल देव का ही भाई था। एक राव सातल देव का भाई और था जिसका नाम था राव सूजा। राव सूजा जो था वो राव सातल देव का छोटा भाई था। तो अब क्या हुआ, 1492 ईस्वी में जैसे ही राव सातल देव की मृत्यु होती है, राव सातल देव की मृत्यु होने के बाद में गद्दी जो है, उस गद्दी पर कौन बैठता है? अब गद्दी पर कौन बैठता है? अब गद्दी पर राव सातल देव का छोटा भाई राव सूजा बैठता है। राव सूजा गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर कौन बैठता है? अब गद्दी पर बैठता है राव सूजा। ठीक है, राव सूजा 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जब राव सूजा गद्दी पर बैठेगा तो राव सूजा का पहला टकराव किससे हो जाएगा? पहला टकराव ही बीका के साथ हो जाएगा। बीका के साथ क्यों होगा? बीका के साथ इसलिए होगा कि याद करो हमने क्लास की शुरुआत में क्या बोला था कि बीका ने अपने पिता जोधा से यह वचन मांगा था कि आप चाहे राज किसी को भी दें, यद्यपि बड़ा पुत्र मैं हूं, राज पर अधिकार मेरा है, लेकिन आप पत्नी मोह के अंदर चाहे छोटे पुत्र राव सातल देव को गद्दी दे दे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की आपत्ति है कि आपके जो राज चिन्ह है, जोधपुर का राज चिन्ह है तख्त तलवार ढाल और छत्र है, उस पे बड़ा पुत्र होने के नाते मेरा हक है। तो ये चीजें मैं पूजनीय मानता हूं और आप इन चीजों को मुझे दें। तो यह वचन राव जोधा से लेकर के राव बीका वहां से निकलता है और आका तीज वाले दिन क्या करता है? बीकानेर की स्थापना करता है। लेकिन जब राव बीका को पता चला कि राव सातल देव की मृत्यु हो गई, नई गद्दी पर सम्राट जो गद्दी पर बैठा है वो उसका भाई राव सूजा बैठा है और अभी तक उसके पिता के द्वारा दिए गए वचनों की पूर्ति नहीं हुई है, तो राव बीका जो है उस राव बीका के द्वारा
मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है, राव सूजा के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। तो उनके बीच का जो बचाव करती है वो राव जोधा की एक रानी थी जिसका नाम था हाड़ी जसमादे। ठीक है, हाड़ियों की पुत्र थी इसलिए हाड़ी हो गई। ठीक है, तो हाड़ी जसमादे, ये हाड़ी जसमादे राव सूजा की माता भी थी। तो यह बीच में आती है, बीच बचाव करती है और बीच बचाव करके राव बीका को वो सारी चीजें जो उसने वचन के तहत मांगी थी वह देती है, और वचन के तहत मांगी गई चीजों को देख करके राव सूजा के मारवाड़ के शासन को क्या करती है, सुरक्षित करने का काम करती है। कौन करती है? हाड़ी जसमादे। हाड़ी जसमादे। ठीक है, ये क्या करती है? ये उस राज्य को वापस सुरक्षित करने का काम करती है। कौन करती है? हाड़ी जसमादे। और अब क्या है, राव सूजा जो है वो 1492 से लेकर के गद्दी पर बैठता है। 1492 से लेकर के 1515 तक राव सूजा जो है वो कंटिन्यूअसली गद्दी पर बैठा रहता है, यानी कि लगभग 23 साल का एक शासन देखने को मिलता है राव सूजा के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार मारवाड़ के अंदर राव सूजा, और राव सूजा के बाद में कौन आएगा? राव सूजा जो है उस राव सूजा की मृत्यु होने के बाद में गद्दी पर बैठता है राव गांगा। उसके बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? उसके बाद में गद्दी पर बैठता है राव गांगा। राव गांगा जो है वो राव सूजा का पुत्र नहीं है, अपितु क्या है? राव सूजा का पोता है। क्यों? क्योंकि राव सूजा का पित्र था जिसका नाम था राव बाघा, और राव बाघा जो है ये सोजत की चढ़ाई के दौरान क्या है, सोजत की लड़ाई के दौरान मारा जाता है। इसलिए गद्दी पर अब राव सूजा के बाद में उसका पोता जो है वो राव गांगा जो है वो राव गांगा गद्दी पर बैठता है सन 1515 ईस्वी में राव सूजा की मृत्यु के बाद में। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आज की क्लास में हमने मारवाड़ हम डिस्कस कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ों को। मारवाड़ की राठौड़ों पर इससे पहले हम ऑलरेडी 3 क्लास ले चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक क्लास नहीं ली तो आप जाकर के वह क्लास हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप जाकर के हिस्ट्री टैब के अंदर वो क्लासेज जो देख सकते हैं। वहां पर मारवाड़ के अलावा मेवाड़ और चौहान वंश की सारी क्लासें ली जा चुकी हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम उन्हीं सभी टॉपिकों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं या पूछने की संभावनाएं उनकी बनी हुई हैं। तो आप जाकर के उन क्लासों को देख सकते हैं। आज की क्लास का जो मुख्य पॉइंट था वो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने राव सातल देव के बारे में बात की। हमने जोधपुर के अंदर राव सातल देव के द्वारा बनवाई गई फूलेलाव तालाब की, राव सातल देव की पत्नी फूला भटियानी के द्वारा बनवाई गई फूलेलाव तालाब की बात की। फिर हमने घुड़ले खां की मृत्यु की बात की, कोषाणा युद्ध की बात की, और फाइनली हमने घुड़ला नृत्य की बात की जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर हमने बताया रूपायन संस्थान के बारे में, कोमल कोठारी के बारे में, और राव सूजा जो है वो कैसे गद्दी पर बैठता है राव सातल देव की मृत्यु के बाद में, और राव बीका के द्वारा किए गए आक्रमण से हाड़ी जसमादे किस प्रकार से राव सूजा के राज्य को संरक्षित करती है और राव बीका को संतुष्ट करके उसके वचनों को पालन करके जो राव जोधा ने दिया था अपने पति के वचनों का पालन करके किस प्रकार से वह मारवाड़ के राज्य को बचाती है, ये सारा का सारा विवरण हम आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।